अच्छा, तो नेक्स्ट चैप्टर हमने शुरू करना था ये जो ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो वन बाय वन उसमें मतलब ये है कि ये है तो बड़ा मतलब लेंथी काम। ठीक है, लेकिन अब इसमें इतनी कोई टेक्निकल चीज ऐसा सच होती नहीं है, ये समझ लें इसमें ज्यादातर वो तो कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं जो हम ऑलमोस्ट पहले डिस्कस कर रहे हैं, बॉन्डिंग के हवाले से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से। ठीक है, और इलेक्ट्रो जो आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से। सही है, तो ये सारी चीजें तो वही आती हैं, लेकिन एक तरह से वो रिवीजन से आ जाती है, कुछ नई चीजें भी इसमें आएंगी। एनी हाउ, तो इसमें जो पहला हमने पढ़ना है वो ग्रुप 4A जो है उनके दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और सिलिकॉन, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब उसमें ना ये उसने सिलेक्टेड टॉपिक्स दिए हुए हैं। मसलन उसने ये कहा हुआ जी कि कार्बन और सिलिकॉन के कुछ टॉपिक्स हैं, उनके एलोट्रॉप्स हैं, उनकी प्रिपरेशन वगैरह है। ठीक है, और कुछ जो ना ग्रुप एनोमलीज के बारे में लिखा हुआ है कि ग्रुप एनोमलीज पढ़नी है आपने इस ग्रुप की। ठीक है, जो लव एनोमली का वर्ड होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि समथिंग डिफरेंट देन अदर्स। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो बाकी चीजों से मुख्तलिफ हो, उसको हम एनोमली कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे कि ग्रुप 4A की एनोमलीज क्या हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि बाकी जो ग्रुप्स हैं पी ब्लॉक के, उनसे क्या चीज इससे मुख्तलिफ है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि कार्बन की एनोमलीज या सिलिकॉन की एनोमलीज, ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा कि भाई कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो बाकी ग्रुप मेंबर से मुख्तलिफ है, या सिलिकॉन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसके बाकी ग्रुप मेंबर से जो है वो क्या है, मुख्तलिफ है। ठीक है, तो इस तरह से जो ना वो हमने एनोमलीज का टॉपिक जो ना वो पहले ये जो प्रॉपर्टीज बेसिकली हम पढ़ेंगे, तो वो एनोमलीज होंगी कि जिनको हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या चीज ऐसी है जो बाकियों से क्या है, डिफरेंट है। तो ये हम जो पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ये इससे मुराद एनोमलीज है। तो सबसे पहले कार्बन और सिलिकॉन ग्रुप 4A है प्रोडिक्ट टेबल का। ठीक है, उसको ग्रुप 4A भी कहते हैं, ग्रुप 14 भी कहते हैं। अगर हम नंबरिंग 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज करें तो इसको हम 14 कहेंगे। ठीक है, और अगर वो हम नंबरिंग AB वाली डिवीजन करें तो हम इसको ग्रुप 4A कहेंगे। ठीक है, और इनकी ऑकरेंस के बारे में दो चार बातें हैं कि एक तो ये है कि कार्बन और सिलिकॉन बड़े अबंडेंटली मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, अर्थ क्रस्ट से मुराद ये होता है कि जमीन का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, नमकियात पाए जाते हैं, उसको हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, जिसमें लाइफ है यूं कह लें। ठीक है, यहाँ पहाड़ है, सारा कुछ जो है वो अर्थ क्रस्ट में आएगा। तो कार्बन और सिलिकॉन जो है ना वो बड़े ज्यादा मिकदार में मिलते हैं। रेत जो होती है वो सारी की सारी सिलिका की बनी होती है। ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा मिकदार सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है, रेत। ठीक है, उसी तरह कार्बन के बेतहाशा कंपाउंड हमें मिलते हैं। हवा में भी कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में कार्बन मौजूद होती है। जमीन में भी इसके कंपाउंड होते हैं। ये जितने हाइड्रोकार्बन निकलते हैं जमीन से, कोयला है, ऑयल है, ये सारे के सारे कार्बन के कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, कार्बन और सिलिकॉन। ठीक है, तो ये बड़ी ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। हाँ, कार्बन ज्यादातर जो ना वो मिलता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड मतलब बने होते हैं। जितने भी कार्बन के कंपाउंड है ना, उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड मतलब चेन्स बनी होती है। जैसे ये हाइड्रोकार्बन है ना, ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे, इनमें कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड होता है। मतलब कार्बन जो ज्यादातर कुदरती हालत में कार्बन मिलता है, उसमें कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बना होता है ज्यादातर इसका। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की बात करेंगे तो उसमें तो ऑक्सीजन के साथ बना होगा। ठीक है, और भी इसके कंपाउंड होते हैं। तो लेकिन जो सिलिकॉन है उसका ज्यादातर जो मिलता है हमें, वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड मिलता है। जैसे कि SiO2 है। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जिसको सिलिका भी कहते हैं, रेत में पाया जाता है। तो सिलिकॉन या इसके साइलेंस वगैरह होते हैं, सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर सिलिकॉन होता है। तो इसके कुछ इस तरह से भी जो ना वो हमें कंपाउंड मिलते हैं। तो मतलब ये कहने का कि कार्बन के कंपाउंड ज्यादातर जो होते हैं उनमें कार्बन का कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना होता है, जबकि सिलिकॉन के जो ज्यादातर कंपाउंड हमें मिलते हैं उनमें सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना होता है। बाकी जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, आप देखें ना, ग्रुप 4A में है कौन कौन? कार्बन है, ठीक है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, ठीक है, टिन है, और लेड है। ठीक है, टिन है और लेड है। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स है जिनको हम ग्रुप 4A में स्टडी करते हैं, या जो ग्रुप 4A के मेंबर्स हैं। ठीक है, इनको ग्रुप 14 भी कहते हैं, ग्रुप 14 कहते हैं इसको हम, या ग्रुप 4A कहते हैं। सही है, तो इनकी हम बात कर रहे हैं। तो इनमें जो भी हमने स्टडी करना है वो इन दोनों को मेन स्टडी करना है,
और बाकियों को हमने बस थोड़ा सा इनके रेफरेंस से बताना है ग्रुप एनोमलीज में कि भाई इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो और इन तीनों की प्रॉपर्टीज इनमें क्या फर्क है या क्या सिमिलैरिटी है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बाकी जो हमने कहा कि ये जो कार्बन और सिलिकॉन है ये अबंडेंटली पाए जाते हैं। बाकी जो जर्मीनियम है, टिन है और लेड है ये रेयर होते हैं। रेयर से मुराद इनकी ज्यादा मिकदार नहीं मिलती, ठीक है, ये कम है, उनकी निस्बत कम है। ठीक है, तो ये उनकी अक्रेंस के हवाले से कि ये कितने को इनकी है अक्रेंस। उसके बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर याद हो तो ग्रुप 4A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो NS2NP2 होती है। N से मुराद इनका शेल नंबर है। ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन का जो ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होती है, इसका सेकंड शेल होता है आखिरी वैलेंस शेल। इसका सिलिकॉन का थर्ड होता है तो इसकी 3s2 3p2 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह जो फर्ज करें कार्बन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद जर्मीनियम है, तो जर्मीनियम का इसका ग्रुप नंबर है, सॉरी शेल नंबर आखिरी शेल इसका दूसरा है, इसका आखिरी शेल 3 है, इसका शेल नंबर आखिरी 4 है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे खत्म होगी? 4s2 4p2 पे खत्म होगी। ठीक है, 5 वाले की 5s2 5p2 पे खत्म होगी। ठीक है, ठीक है, 5p2। ठीक है, इसी तरह जो उसके बाद लेड आएगा 6 ग्रुप में से लेड है, उसकी 6s2 6p2 पे खत्म होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी एंड पे खत्म होगी NS2NP2 पे, और ये n से मुराद इनका शेल नंबर है। हाँ, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट से मुराद इनको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए क्योंकि इनके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो कहाँ पे है? P में, सबके अंदर। ठीक है, आपको पता है कि P 3 तरह के होते हैं, 2px 2py 2pz। ठीक है, तो P में एक और एक 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं आमतौर पे, लेकिन हमें पता है कि कार्बन जो है ना वो 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, कौन बताएगा? खुशबू बताएं जरा। चलिए आप बता दें। सर जी इसकी वैलेंसी 4 है, ये अपने ये 4 बॉन्ड बना सकता है अपने अंदर, 4 अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए भी 4 बॉन्ड होता है। कैसे 4 बनाएगा ना, बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है कि अनपेयर्ड होने चाहिए, तो इसमें तो 2 अनपेयर्ड है और उसके बाद उससे पहले 2s है, उसमें 2 पूरे हैं, पेयर्ड है। हाँ जी सोनिया। सर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होगी। एक्साइटेशन ऊपर लिखा हुआ है सामने। ठीक है, तो ये हम पढ़ते ही नहीं आए हैं बेसिकली। हाइब्रिडाइजेशन में हमने यही कुछ तो पढ़ा है, जो चैप्टर था सेकंड केमिकल बॉन्डिंग वाला, उसमें हमने यही पढ़ा था कि भाई इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन s से 2s से एक्साइट होके 2p में जाता है। ठीक है, तो उसमें 4 अनपेयर्ड हो जाते हैं, एक s में हो जाते हैं, 3 p में, फिर वो हाइब्रिडाइजेशन होती है, फिर वो 4 बॉन्ड बना देता है और उसकी बुनियाद पे हम कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी होती है ये कोई एटम कितने बॉन्ड बनाता है उसको हम उसकी क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे ये जो ग्रुप 4 है इनकी वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, लेकिन इनकी जो वैलेंसी है ना वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। मसलन देखें ना, डाउन द ग्रुप की बात जब हम करेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, ठीक है, टिन और लेड। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी जो ना वो 2 तरह की होती है, एक इनकी वैलेंसी होती है 4 और एक इनकी वैलेंसी होती है 2। ठीक है, जैसे जैसे हम ग्रुप से ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएं इनकी वैलेंसी 4 से 2 की तरफ शिफ्ट होती जाती है। मतलब इनका 4 वैलेंसी वाले कंपाउंड होते हैं, इसके भी 4 वैलेंसी वाले कंपाउंड होते हैं, इसके भी ऑलमोस्ट 4 वाले होते हैं, इनके जो ना वो 2 वाले भी मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो 4 वाले भी मिल सकते हैं, लेकिन इनके ज्यादातर जो लेड के है ना वो ज्यादातर सिर्फ 2 वैलेंसी वाले कंपाउंड होते हैं, मतलब ये 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है कि ये जो S है ना, ये जो NS है जिसको हम कह रहे हैं NS2 है, ठीक है, उसके बाद NPX है, ठीक है, NPY है और NPZ है। ठीक है, इन दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये यहाँ पे 2 वैलेंसी तो पता चल रही है कि भाई अगर ये दोनों बॉन्डिंग में हिस्सा लें तो वैलेंसी 2 होगी। 4 करने के लिए क्या है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाए। ठीक है, तो अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये चारों हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और उसके बाद फिर बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो बहरहाल इनकी वैलेंसी जो होती है ना वो आमतौर पे 4 होती है और 4 वैलेंसी के लिए एक s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर p में जाता है। ठीक है, और सिलिकॉन की जो है ना वो वैलेंसी 6 भी हो सकती है। अच्छा यहाँ पे ना मैं
एक नई स्लाइड ऐड करता हूँ ये। अच्छा यहाँ पे ना देखिएगा जरा इसको मैं थोड़ा कि देखें कार्बन है, कार्बन की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर मोस्ट की मैं लिख रहा हूँ 2s2 2p x 2p y और 2p z, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन 3s2 3p x 3p y 3p z, ठीक है, और उसके बाद 3d, सही है। अब ये जो दूसरा है ना कार्बन जो है, इसका आउटर मोस्ट शेल है सेकंड शेल। सेकंड शेल में सिर्फ दो सब शेल होते हैं, एस होता है और पी होता है, ठीक है। तो इसका अगर एक एस से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर पी में चला जाता है तो इसके 4 अनपेयर्ड होते हैं और ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता कार्बन। अच्छा ये जो सिलिकॉन है ना, इसके पास क्या सूरत हाल है, इसके पास एस और पी तो है ही, इसके पास एक खाली डी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि तीसरे शेल में डी होता है, दूसरे शेल में डी नहीं होता। तो इस तीसरे शेल के डी की वजह से ना ये बाज औकात 6 बॉन्ड भी बना। मैं ये बात कर रहा था कि जो सिलिकॉन होता है ना, उसके पास तीसरा शेल होता है आखिरी 3s2 होता है, 3p2 होता है, और उसके पास जो 3d है वो खाली पड़ा हुआ है। तो 3d को शामिल करके ना ये 6 बॉन्ड बना सकता है। किस किस को शामिल करेगा, ये 3s को शामिल करेगा, 3p के तीनों को शामिल करेगा, 3px 3py और 3pz, और उसके बाद ये क्या करेगा 3d को शामिल करेगा, dx² y² को और 3d(z²) को, ठीक है। इनको शामिल करके ये 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 एटम्स को अपने साथ अटैच कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी 6 हो सकती है, कार्बन की 6 नहीं हो सकती। वजह ये है कि ये जो ना इसके पास एक खाली डी पड़ा होता है, तो ये उसको अपने साथ अटैच करके बना सकता है 6 बॉन्ड। मतलब ये एक कार्बन जो है ना उसकी वैलेंसी 4 होती है, सिलिकॉन की भी 4 होती है, लेकिन कभी कभी उसकी 6 भी हो सकती है, क्योंकि वो 6 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्यों बना सकता है, क्योंकि उसके पास डी होता है, खाली वो डी को इन्वॉल्व कर सकता है, कार्बन नहीं कर सकता। एक्चुअली कार्बन के अलावा ये जो बाकी सारे हैं ना, सिलिकॉन है, ठीक है, उसके बाद जर्मीनियम है, उसके बाद टिन है, फिर प्लम्बस है जिसको हम लेड कहते हैं, ठीक है, ये सारे के जो सारे हैं इनमें ये इनकी वैलेंसी जो होती है ना वो हो सकती है 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है, ठीक है। वजह इन सब के पास जो है ना वो होता है एक एम्प्टी डी होता है, लेकिन खैर ये जो होता है ना ये 2 ही बनाता है आमतौर पे, ये नहीं बनाता, 2 से ज्यादा इसकी वैलेंसी नहीं होती। खैर तो जो ज्यादा कॉमन इनकी वैलेंसीज है ना वो 4 है और 2 है। 2 सिर्फ होती है किसके लिए, लेड के लिए और टिन के लिए, ठीक है। बाकी जो सारे हैं जिनमें कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मीनियम है, ये आमतौर पे 4 वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो इनके अंदर 2 क्यों होती है, क्योंकि जैसे जैसे साइज बड़ा होता है एस ऑर्बिटल की जो एक्साइटेशन है वो पी में मुश्किल होती जाती है, तो इस वजह से उसकी वैलेंसी जो होती है ना वो 2 ही रहती है, 4 नहीं होती। 4 होने के लिए हमने यहाँ पे देखा है कि जरूरी है कि एस से एक इलेक्ट्रॉन किस में जाए, पी में जाए, लेकिन साइज बढ़ने से एस और पी का फासला ज्यादा हो जाता है और उनकी एनर्जी का फर्क ज्यादा हो जाता है, तो एस का पी में जाना मुमकिन नहीं होता, इस वजह से जो ना उसकी वैलेंसी नहीं बढ़ती है। खैर तो उसके बाद आ जाता है जी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं हम अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। इसको यहाँ से समझिएगा, इसका ब्रीफ सा एक कॉन्सेप्ट मैं दूंगा। मिसाल के तौर पर देखें, आपके पास एक मॉलिक्यूल है ना NaCl, तो ये एक आयनिक मॉलिक्यूल है। आपको पता है कि Na पे पॉजिटिव 1 है और Cl पे नेगेटिव चार्ज है, ये आयन्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक कोवलेंट कंपाउंड है लाइक HCl है, सही है। अब HCl बेसिकली इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर इस पे चार्ज हो, फर्ज करें इनमें, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा 1 और इस पे होगा नेगेटिव 1। तो ये जो हमने HCl पे चार्ज शो किया है ना, ये एक्चुअल चार्ज नहीं है, ये हमने फर्ज किया है कि अगर होगा तो इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव। वजह क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज्यादा रखता है और क्लोरीन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज्यादा रखता है उसकी निस्बत। इस वजह से हम कहते हैं कि ये इनके ऊपर फर्जी जो चार्ज आएगा ना, इस पे पॉजिटिव 1 आएगा और इस पे नेगेटिव 1 आएगा। ये जो फर्जी चार्ज होता है ना, ये जो हम फर्ज करते हैं किसी चीज पे, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। मिसाल के तौर पर देखें, अगर वाटर है आपके पास H2O, ठीक है, तो इसमें हम फर्ज करते हैं कि हाइड्रोजन पे +1 होता है, इस पे +1 होता है, तो इस पे क्या होता है -2 होता है। तो ये अब हाइड्रोजन पे +1 नहीं है वाटर के में चार्ज,
ऑक्सीजन पे -2 नहीं है, ये हमने फर्ज किया है। ये जो अपेरेंट चार्ज होता है, ये जो हम फर्ज करते हैं कि अगर इन पे चार्ज हो तो क्या हो, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये एक बड़ी बुनियादी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ज्यादातर कंपाउंड्स में इनकी जो कार्बन और सिलिकॉन की ऑक्सीजन स्टेट है +4 होती है। मिसाल के तौर पर देखिए ना, CH4, ठीक है, SiH4, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपके पास जो कंपाउंड है CCl4, सही है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन पे +1 सॉरी -1। अच्छा देखिए, ये जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हैं ना, वो किस हिसाब से करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क के लिहाज से। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, उसको हम देते हैं उसको माइनस चार्ज देते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको हम देते हैं प्लस चार्ज देते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करें ना, कार्बन और हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, 2.5 है, ठीक है तकरीबन, और इसकी तकरीबन 2.2 है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से हम हाइड्रोजन को नेगेटिव चार्ज देते हैं, कार्बन को पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था ना कि HCl में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर H2O है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वाले को पॉजिटिव देते हैं और ज्यादा वाले को नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो इस वजह से ज्यादातर इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट है ना, वो सिलिकॉन की और हाइड्रोजन की क्या होती है, +4। ठीक है, इसकी भी +4, क्योंकि इन सारों की क्या होगी, -4 होगी। एक हाइड्रोजन पे -1 लेंगे, 4 पे -4 होगा, तो इसकी +4 और इसकी क्या होगी, -4 होगी। अच्छा, लेकिन जो होता है ना, जैसे जैसे आप जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, कार्बन है, उसके बाद सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, SN टिन और लेड। तो जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो वो ऑक्सीजन वैलेंसी कम होती है, ऐसे ऑक्सीजन स्टेट का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट +4 हो सकती है, कार्बन की -4 भी हो सकती है, कार्बन के आगे हम देखेंगे -2 भी हो सकती है। खैर, तो सिलिकॉन की भी +4 होती है, ठीक है, इसकी भी तकरीबन +4 होती है, लेकिन इसकी जो होती है वो +2 होती है, इसकी भी क्या होती है, +2 होती है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ऑक्सीजन स्टेट कम होती है। ठीक है, तो लेड और टिन के लिए ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो +2 भी हो सकती है। अच्छा जी, अच्छा, कार्बन की जो होती है ना वो -4 भी हो सकती है, अगर अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कार्बन पे -4 होगी और दूसरे पे क्या होगी, +4 होगी। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे एटम हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें कार्बन ऐसे किसी के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, कम है। ठीक है, इसी तरह जब कार्बन ये यहाँ पे देखें, ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन पे क्या होगी जी, -4 चार्ज होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम पे +3 होता है चार्ज। ठीक है, तो 4 एल्यूमिनियम पे टोटल हो गया +12। ठीक है, अब +12 को इक्वलाइज करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन पे कितना होगा, -12। ठीक है, -12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो एक कार्बन पे आएगा -4। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर इन सारे ग्रुप मेंबर में से सिर्फ कार्बन ऐसा है जिसके ऊपर -4 ऑक्सीजन स्टेट हो सकती है, और वो कब होती है, जब वो स्मॉल मल्टी पॉजिटिव आयंस के साथ जो होते हैं कंपाउंड बनाता है। उन कंपाउंड्स को मैथेनाइड्स कहते हैं। ठीक है, इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं जी, मैथेनाइड्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट -4 होगी, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, मैथेनाइड्स बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कार्बाइड्स होते हैं। कार्बाइड्स में कार्बन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो ऑलमोस्ट -1 होती है। देखिए ना, 2 कार्बन पे -2 चार्ज है। ठीक है, तो एक कार्बन पे -1 होता है, तो ये कार्बाइड्स होते हैं जिसमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो क्या होती है, -1 होती है कार्बन की। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन स्टेट के बारे में थी ब्रीफिंग। अच्छा, बेसिकली ये ना, जितना ये टॉपिक है ना, इन टॉपिक्स में सिर्फ एक चीज है कि इनको हमने समराइज करके याद रखने के लिए अपनी एक एक लाइन में कि भाई ये क्या क्या इसमें जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स बना के उनको हमने याद रखना होता है। एनी हाउ, अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल और नॉन मेटल
क्या होती हैं, कि सुना हुआ लफ्ज किसी ने, मेटल और नॉन मेटल? ना मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो हम फर्क करते हैं, मेटल्स हम कहते हैं ऐसी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर हो, हीट की कंडक्टर हो, ठीक है, मेलेबल और डक्टाइल हो, मतलब उनकी शीट्स बनाई जा सकती हो, उनकी तारें बनाई जा सकती हो, ठीक है, ये चंद बड़ी प्रॉपर्टी। और उनको काटा जाए तो वो जिस हिस्से से काटा जाए वहां से वो चमकदार हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऐसे एलिमेंट्स की जिनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। तो जिनमें ये प्रॉपर्टीज होती है हम कहते हैं उनको ये मेटल्स कहते हैं। उनकी ये प्रॉपर्टीज, उनकी किसी खास उनके अंदर किसी प्रॉपर्टी की वजह से ये चीजें होती हैं, तो इस वजह से हम उनको कहते हैं मेटल्स, और बाकी सबको कहते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल इनसे उलट होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होते, हीट के कंडक्टर नहीं होते, उनके अंदर चमक नहीं होती, मेटालिक लस्टर जिसको हम कहते हैं, उनको मतलब काटा जाए तो वो चमकदार हिस्से नहीं होते, ठीक है, जिस हिस्से से काटा जाए, ठीक है। इसी तरह उनकी शीटें और तारें वगैरह आमतौर पे नहीं बनाई जा सकती एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में चंद बुनियादी फर्क है, मेटल क्या होती है और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट टेबल में 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था, याद आ गया मुझे, जब मैंने प्रोडक्ट टेबल पढ़ाया था ना, तब मैंने वहाँ पे आपको ये डिवीजन बताई थी, मेटालिक, नॉन मेटालिक और मेटलाइट्स की। खैर, तो का ये एक बुनियादी फर्क है। तो ये जो ग्रुप 4 है, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम है, ठीक है, और टिन है और लेड है, ठीक है। तो इनमें जो पहले 2 हैं ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स हैं। ये जो 2 हैं ये मेटल्स हैं, और ये वाला जो है ना ये मेटलाइड है, इसको हम कहते हैं मेटलाइड, या इसको सेमी मेटल कहते हैं। सेमी मेटल एक ऐसा होता है, सब्सटेंस होती है जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। सेमी कंडक्टर्स भी जिसको हम कहते हैं ना, ये वो होते हैं, सेमी मेटल्स कहते हैं इनको, मेटलाइड्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। उर्दू में इनको धातुनुमा कहते हैं, ठीक है। तो मेटल्स को धाते कहते हैं, नॉन मेटल्स को गैर धाते कहते हैं। खैर, तो ये जो इस ग्रुप के पहले 2 मेंबर्स हैं नॉन मेटल्स, आखिरी 2 मेटल्स, और दरमियान वाला दरमियाना, तो वो मेटलाइड है, उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते हैं, ठीक है। कार्बन और सिलिकॉन के लिए सबसे ज्यादा होते हैं, ये आगे एक टेबल आ रहा है उसमें दिखाएंगे, देखेंगे हम, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप उनकी बॉन्डिंग वीक होती है, इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना वो कम होते हैं। बेसिकली कार्बन का बड़ा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है ये डायमंड वगैरह का, तो इस वजह से ये जो ना जॉइंट मालिक्यूल्स बनाते हैं कार्बन और सिलिकॉन, बड़े बड़े मालिक्यूल। जैसे डायमंड है वो पूरे का पूरा डायमंड एक मालिक्यूल होता है, ठीक है। तो ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है। आपने ये तो प्रेडिक्टेबल में ही हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होता है, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी डाउन द ग्रुप कम होगी, वजह क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की कशिश आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, तो उस एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। खैर, ये वो चीजें जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। ये एक आपको टेबल नजर आ रहा होगा, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ये जो ना इनकी प्रॉपर्टीज किस तरह से वेरी कर रही हैं, ठीक है। कि ये यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन की 1086 किलो जूल पर मोल है, इसकी 786 है, ठीक है, 786, ठीक है। ये बड़ा गोल्डन इसकी है एंथैल्पी, 761 है, 708 है, 715। वैसे ये इसकी कोई हकीकत है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग जो है ना वो इसको बड़ा एक जो ना वो मानते हैं मुकद्दस हिंसा 786 को, ठीक है। एनी हाउ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कार्बन की ज्यादा, इसकी कम 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 होते होते सबसे कम इसकी, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क होगा, ये एक जैसी शो कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंट स्केल्स होते हैं, तो इस वजह से वैल्यूज का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, कार्बन का देखें 4373। सर जी, जी जी बच्चे, सर लेड की 1.9 उनसे ज्यादा। हाँ, इसमें ना थोड़ी सी अब नॉर्मेलिटी आ जाती है यहाँ पे। वजह ये है कि यहाँ पे आके ना एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। एफ ऑर्बिटल जब इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वो एक लेंथनाइड कंट्रैक्शन माने एक फिनोमिना होता है कि वो न्यूक्लियस की कशिश थोड़ी बढ़ जाती है, साइज बड़ा होने के बावजूद बढ़ जाती है, क्योंकि एफ जो होता है ना वो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बड़ा कम होता है, मतलब वो न्यूक्लियस की कशिश को इतना अच्छा रोक नहीं पाता, तो लेकिन उससे कशिश थोड़ी बढ़ जाती है, तो इस वजह से थोड़ा उसमें इजाफा हो जाता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ना, तो ये इसकी 715 दूसरे से ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह जो है ना वो
इस वजह से थोड़ा सा फर्क आ जाता है, वो आ जाता है उसके एफ ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होने की वजह से, ठीक है। जहाँ पे एक्चुअली आ जाती है ना डी या एफ ऑर्बिटल, तो वहाँ पे अब नॉर्मेलिटी आ जाती है। ये हमने पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि ये इनका जो ना वो ये मसला आता है। जी क्लियर हुआ है? जी सर जी। उसकी सारी प्रॉपर्टीज में अब नॉर्मेलिटी है, यहाँ पे देखे ना, ये यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में है थोड़ी सी, ठीक है। डेंसिटी वगैरह में भी है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में, तो वो एफ ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होने की वजह से होता है। नेक्स्ट, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, ठीक है, कि एक एलिमेंट का अपने जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके लंबी लंबी चेन्स और रिंग्स बनाना, उसको हम कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कैटिनेशन है ना, ये किन हालात में होती है, इसके लिए क्या चीज चाहिए होती है? तो कैटिनेशन के लिए जो है ना वो आपको चाहिए होती है जी, क्या चाहिए होता है? दो चीजें चाहिए होती हैं। नंबर वन, कि कैटिनेशन उस एलिमेंट की होती है जिसका अपने जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड से ज्यादा मजबूत हो। मतलब एक्स से मुराद ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इन दोनों में से अगर कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो फिर कार्बन कोशिश करेगा कि वो दूसरे कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाए। लेकिन अगर ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर वो कोशिश करेगा कि वो इनके साथ बॉन्ड बनाए, ताकि जो वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो दुनिया में हर चीज अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है और वो चीज ज्यादा बनती है जो ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो कैटिनेशन के लिए पहली चीज ये जरूरी है कि उसका अपने एलिमेंट अपने जैसे दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड है किसी भी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड से ज्यादा मजबूत हो, ठीक है, ठीक है। तो दूसरी चीज इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है ना वो ये है कि उसकी वैलेंसी दो कम से कम दो हो या दो से ज्यादा हो, ताकि वो दोनों तरफ अपने साथ जोड़ सके, ठीक है। तो अब वैलेंसी वाली तो कंडीशन बाकी भी पूरी करते हैं, लेकिन कैटिनेशन सिर्फ होती है कार्बन में और किसमें? सिलिकॉन में, ठीक है। वो भी ज्यादा बल्कि कार्बन में ही होती है। कार्बन में लंबी लंबी चेन्स बनती हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग्स बनती हैं, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ा हुआ हमने, ठीक है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा जो कंपाउंड्स हैं वो कार्बन के हैं। उतने पूरे बाकी सारे एलिमेंट्स के मिलके इतने कंपाउंड्स नहीं बनते जितने अकेले कार्बन के बनते हैं, ठीक है ना। मतलब पीरियोडिक टेबल में 120 एलिमेंट्स हैं तो 119 एलिमेंट्स एक तरफ, अकेला कार्बन एक तरफ। वजह उसके लिए है कि उसके अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है, वो चेन्स बना देता है, रिंग्स बना लेता है। हाँ, सिलिकॉन में भी कैटिनेशन होती है किसी हद तक, लेकिन कार्बन की निस्बत कम होती है। इसमें आ जाके फिर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाता है कहीं कहीं पे। यहाँ पे देखिए ना, ये कार्बन ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गया, चेन तो बन गई है लेकिन बहरहाल दूसरे एटम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ इसके साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं जैसे कार्बन के बनते हैं ना, 5 कार्बन वाला, जैसे ये कंपाउंड ऐसे नजर आ रहा है आपको। तो बहरहाल इन दोनों में सिर्फ कैटिनेशन होती है थोड़ी बहुत, सिलिकॉन में थोड़ी बहुत होती है, कार्बन में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बेशुमार एग्जाम के कंपाउंड होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और जो ना वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन सिलिकॉन जो होता है ना उसमें कैटिनेशन होती है, कार्बन की निस्बत बहुत कम है लेकिन थोड़ी बहुत होती है उसमें। बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें कैटिनेशन बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। आपकी कुछ एलोट्रॉपी जो होते हैं ना, क्या है कि एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स में जो एग्जिस्ट करना उसको एलोट्रॉपी कहते हैं। कि एक ही एलिमेंट है उसकी डिफरेंट शक्लें हैं, उसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से, प्रॉपर्टीज के लिहाज से। मिसाल के तौर पर ये है कि जो डायमंड है, डी से डायमंड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डायमंड, हीरा। तो डायमंड और जो आपकी पेंसिल का सिक्का है, ठीक है, लेड पेंसिल के अंदर जो सिक्का पाया जाता है, लेड पेंसिल, उसके अंदर ग्रेफाइट होता है एक, सिक्के को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा खैर, सर जी कौन सा? क्या कहते हैं? पैसे वाला सिक्का? पैसे वाला सिक्का? नहीं, पेंसिल वाला सिक्का। उसका नहीं पता, वो आप बता दें। चलो, मैं मुझे पता, तुम आपसे पूछ। सर अच्छा, तो वो पूछेगा, बताऊंगी। क्या पूछूं? अच्छा खैर, तो ये जो डायमंड है ना, मैंने कहा सर जी मैं सुबह बताऊंगी। डायमंड और जो ग्रेफाइट है दोनों एक ही चीज से मिलके बनते हैं, कार्बन से, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर एक ही चीज पाई जाती है, कार्बन। फर्क किस चीज का?
सिर्फ कार्बन के जुड़ने की तरतीब का फर्क होता है, ठीक है ना। डायमंड में जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो कार्बन जुड़े होते हैं, एक कार्बन के साथ 4 कार्बन कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट के अंदर उनकी जो तरतीब है वो कुछ इस तरह से बन जाती है, ठीक है। ये इस तरह से ये वाली हेक्सागोनल सी, सही है, लेयर्स बन जाती हैं उनकी, ठीक है। तो सिर्फ इस जुड़ने की तरतीब की वजह से, उनके अरेंजमेंट में फर्क की वजह से एक डायमंड बन जाता है और एक ग्रेफाइट बन जाता है। एक जो होता है वो लाखों रुपए में मिलता है और एक जो है ना वो 1-2 रुपए की सर पेंसिल जी, जी सर जी वो जो डायमंड है अगर हम उसे लीक करेंगे तो इंसान की डेथ हो जाती है, लेकिन ग्रेफाइट को लीक करने से थोड़ी ना होती है। वैसे तो पता नहीं डायमंड से भी होती है कि नहीं, ये तो मुझे ये कंफर्म कुछ है। तो आप वैसे पेंसिल का सर जी सिक्का, सुनना है। बहुत सारे बच्चे जो ना वो पेंसिल का सिक्का खाते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ डायमंड जी वाला सर जी, वही तो मैं भी पूछ रही हूँ। हाँ तो उससे कुछ नहीं होता। डायमंड का नहीं मुझे पता, वो नहीं मैंने कभी उसको लिख करने की कोशिश की है मैंने, ठीक है ना। तो वो आप देख लेना, कहीं सर्च कर लेना उसको, ये इसमें कोई सच्चाई है या नहीं। एनी हाउ, तो हम बात ही कर रहे थे कि देखें कि इसमें अल्लाह की कुदरत ये है कि कार्बन एक ही चीज से, वो भी प्योर कार्बन है, वो भी प्योर कार्बन, कार्बन कार्बन के बने हुए हैं, सिर्फ उनके एटम्स की तरतीब का फर्क है। और एक जो है ना वो लाखों करोड़ों का बिकता है और एक जो होता है वो 2-3 रुपए का जो ना वो पेंसिल मिल जाती है, सिक्का जो ना वो उसकी कीमत 1 रुपया भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो ना वो इतना बड़ा फर्क आ जाता है सिर्फ किस चीज का, कि उनकी जो ना वो अरेंजमेंट का फर्क है। तो ये जो दो डिफरेंट हैं इनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, जो एक ही एलिमेंट के बने हुए हैं लेकिन उनकी तरतीब का फर्क है, अरेंजमेंट का फर्क है, उनकी प्रॉपर्टीज का फर्क है। इसको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स और इसको हम एलोट्रॉपिक। इसी तरह हमारे पास 2 तरह का टिन होता है, ठीक है। ये जो टिन है, एक ग्रे टिन होता है और एक होता है व्हाइट टिन। ये मुझे ग्रे लग रहा है, वैसे मुझे इतना अच्छा पता नहीं है रंगों का। ये व्हाइट टिन है, ठीक है। तो इनमें से एक जो होता है ना वो पॉइजन होता है और एक जो है ना वो पॉइजन नहीं होता। तो ये मुझे नहीं पता कौन सा पॉइजन होता है, ये चेक करके बारी बारी देख सकते हैं, ठीक है। तो एनी हाउ, तुम फर्क किस चीज का, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट का फर्क होता है, उनकी तरतीब का फर्क होता है। ये जो आपने फर्स्ट ईयर में एक पढ़ा था ना यूनिट सेल वाला, ठीक है, इनके यूनिट सेल डिफरेंट होते हैं। वो आपने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे ना, क्यूबिक, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, रोम्बोहेड्रल वगैरह वगैरह। तो उनका फर्क होता है, तो इसकी वजह से इनकी जो ना वो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। खैर, तो ये एक दूसरे के एलोट्रॉप कहलाते हैं, जिनके जो ना वो शक्लें डिफरेंट होती हैं। अच्छा, हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स क्या होते हैं जी? हाइड्राइड्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हाइड्राइड्स हम कहते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, बल्कि नहीं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, मुझे लिखनी याद नहीं, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड्स कहते हैं। तो बाइनरी कंपाउंड से क्या मुराद होगा बता? सर कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। बाइनरी से क्या मुराद है? बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी का मतलब जुड़ना होता है। जुड़ना। बाइनरी, बाइनरी सिस्टम पढ़ा है मैट्रिक में कहीं, मैथ में? सर 2 शायद। इसका मतलब होता है दो, दो होता है, शायद नहीं होता। तो बाइनरी का मतलब होता है दो। तो बाइनरी कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है विच कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, ठीक है। जो 2 एलिमेंट से मिलके बने उस कंपाउंड को हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। मतलब हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड का मतलब है कि उसमें एक एटम तो हाइड्रोजन एलिमेंट, दूसरा कोई और एलिमेंट होगा, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। तो उसको हाइड्रोजन के जो बाइंडिंग कंपाउंड्स होंगे जिसमें हाइड्रोजन के साथ कोई भी एक दूसरा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो फ्लोरीन है, ठीक है, चाहे वो नाइट्रोजन है, ठीक है, चाहे वो कार्बन है। तो ये सारे हाइड्रोजन के बाइंड्री कंपाउंड्स हैं। इनमें सिर्फ 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा कोई और एलिमेंट है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट पाए जाए, एटम नहीं एलिमेंट, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, इसमें एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक फ्लोरीन है, एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे बाइंडिंग कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बाइंडिंग कंपाउंड्स को हम हाइड्राइड्स कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के बाइंडिंग कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्राइड्स, ठीक है। तो ये जो ग्रुप 4 के हैं ये कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और कितने हाइड्राइड बनाएंगे और उनकी क्या स्टेबिलिटी होती है
ये जो तादाद है ना हाइड्राइड्स की और उनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। मतलब सबसे ज्यादा हाइड्राइड बनाता है कार्बन, उससे कम बनाता है सिलिकॉन, उससे कम जर्मेनियम, और टिन और लेड जो है वो सिर्फ एक एक हाइड्राइड बनाते हैं 1:1। ठीक है, ये लाखों में बनाता है, मिलियंस में। ये भी जो ना वो सैकड़ों में बनाएगा, ये दसियों में, मतलब थोड़े बहुत बना देता है, ये 1:1 बनाते हैं। तो उनकी तादाद भी कम होती है और उनकी स्टेबिलिटी भी कम होती है। जाहिर है इसी वजह से जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं स्टेबिलिटी कम होती है तो बनते भी कम है। ठीक है, हाइड्राइड्स। अच्छा, तो जो कार्बन के हाइड्राइड्स हैं आपको पता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड, सारे के सारे ये कार्बन के हाइड्राइड्स हैं। ठीक है ना, इनके जनरल फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं, CnH2n+2 वगैरह वगैरह। तो ये सिर्फ कार्बन, हाइड्रोकार्बन भी हम इनको कहते हैं। इन शॉर्ट इन सबको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी की सारी आपकी बेस करती है किस पे? हाइड्रोकार्बन पे। ठीक है, तो इस वजह से जो ना वो ये इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। सिलिकॉन के भी हाइड्राइड्स बनते हैं जिनको हम साइलेंस कहते हैं। साइलेंस क्या होंगे? सिलिकॉन के हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड है उनको हम साइलेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो साइलेंस होते हैं ये हाइड्रोकार्बन की निस्बत कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, मसलन स्टेबल मीन ये फौरी किसी अल्कली के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो जो चीज हाइड्रोजन दे उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना ये रिडक्शन करवाती है, तो रिडक्शन करवाने के लिए जो चीज देती है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बहरहाल जर्मेनियम के भी हाइड्राइड होते हैं जिनको जर्मेन्स कहते हैं, ये नीचे शो किए गए हैं आपको थोड़े से, इसके थोड़े ही होते हैं। ठीक है, ये वाले। और टिन और लेड का एक एक ही हाइड्राइड बनता है, SnH4 और PbH4, इनका इसके अलावा कोई हाइड्राइड नहीं बनता। ठीक है, तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, आपने ना इसकी बाकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं वो भी आपने खुद से पढ़नी है, अगर आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, टाइम सेव होगा हमारा, क्योंकि ये आसान आसान ही है, आपने देखा ही है इसको। ठीक